इंसानियत और मजहबों का कुछ ऐसा है रिश्ता, गर एक हो मौजूद तो दूजा नहीं टिकता। नमस्कार आदाब साथियों, मैं हूं आपके साथ ज़फ़र हेरेटिक, आपका दोस्त, आपका होस्ट। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। मैंने अपनी पिछली एक करंट अफेयर की वीडियो शिया काफिर में कहा था कि एक ऐसी कंट्री के बारे में बात करूंगा जो पहले तो बहुत सिविलाइज्ड थी, लेकिन जब से इस्लामिक शरिया लॉ आया तब से ये बर्बाद होती चली गई और कई साल पीछे चली गई। तो आज हम उसी कंट्री के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो उन लोगों को जवाब है जो ये सोचते हैं कि हर इंसान को मुसलमान हो जाना चाहिए और शरिया लॉ को फॉलो करना चाहिए, इससे दुनिया और आखिरत में कामयाबी मिलेगी। दुनिया में कितनी कामयाबी मिलेगी वो तो हमें इस्लामिक देशों के हालात से ही पता चल रहा है, और रही बात आखिरत की, तो 72 हूर मिलने की आखिरत कितनी सच्ची और लॉजिकल लगती है वो तो कोई छोटा बच्चा भी बता सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। ईरान एक शिया देश जो अपनी कट्टर सोच के चलते आज कई प्रॉब्लम से जूझ रहा है। इस्लाम आने से पहले ईरान का नाम पर्शिया था और वहाँ पारसी धर्म को मानने वाले रहा करते थे, जिनको जबरन कन्वर्ट करा के मुस्लिम बनाया गया, और जो कुछ बचे थे वो इंडिया आ गए। इंडिया की एक जानी मानी मशहूर हस्ती मिस्टर रतन टाटा इसके एक एग्जाम्पल हैं। कुछ पारसी पाकिस्तान में भी गए थे, पर वो काफिर थे, इसलिए ज़्यादा टाइम तक वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाए। अब वो कहाँ हैं पता नहीं, पर आज के टाइम पाकिस्तान में ये ऑलमोस्ट ना के बराबर हैं। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशन यानी इंकलाब इस्लामी सन 1979 में हुई थी। इससे पहले ईरान एक सेक्युलर कंट्री थी। इस्लामिक रिवॉल्यूशन से पहले ईरान वेस्टर्न कल्चर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड था। यहाँ पहनावे और रहन सहन को लेकर किसी तरह की कोई सख्ती नहीं थी। यहाँ का समाज काफ़ी खुला था और लोग मजहबी पाबंदियों से भी दूर थे। आर्ट और कल्चर के अलावा नायाब फिल्मों का भी ईरान में बोलबाला था, जहाँ औरतों को एजुकेशन दी जाती थी और किसी औरत को बुरखे के अंदर कैद करके नहीं रखा जाता था। वहाँ की इकोनॉमी भी डेवलप्ड हो रही थी और ये देश आज के टाइम से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और बहुत तेज़ी से तरक्की भी कर रहा था, जो देखने में किसी यूरोपियन कंट्री से कम नहीं था। पर अफसोस कि कुछ जाहिल मज़हब के धंधेबाजों को ये चीज़ रास नहीं आई और फिर साल 1979 को इस देश को इस्लाम की बुरी नज़र लग जाती है। आखिर वो कैसे देख सकते हैं कि औरतों और मर्दों को बराबर समझा जाए। उन्होंने लोगों को मजहब की अफीम सुंगाई, जिससे लोग मजहब के नाम पर वहां प्रोटेस्ट करने लगे। उस वक्त ईरान में रेजा शाह की हुकूमत थी, पर देखते ही देखते ये रिलीजियस प्रोटेस्ट इतने ज्यादा बढ़ गए कि पॉलिटिकल झगड़े के बाद वहां के किंग रेजा शाह को सत्ता ही नहीं देश भी छोड़ना पड़ा था। वो रेजा शाह जिसने ईरान को एक सेक्युलर कंट्री बनाया था और सिर्फ इस देश की ग्रोथ पर ध्यान दिया था। इसके बाद ईरान के रिलीजियस लीडर आयतुल्ला खुमैनी 14 साल के बाद फ्रांस से ईरान लौटे। आयतुल्ला खुमैनी को ईरान के रहबर यानी कि सुप्रीम लीडर बना दिया गया। सुप्रीम लीडर ईरान में हर तरह की पावर रखता है, आर्मी पावर से लेकर वहां के रिलीजियस डिसीजंस भी वही लेता है। फिर ईरान में शरिया यानी इस्लामिक लॉ लागू कर दिया गया और ईरान को एक इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया। उस दिन से इस सेक्युलर कंट्री की हालत बद से बदतर होनी शुरू हो गई। ईरान में हर एक चीज बैन कर दी गई जो इस्लाम में हराम थी। यहाँ टेलीविजन तक को बहुत हद तक बैन कर दिया गया। ईरान में 9 साल की बच्ची के लिए हिजाब को कंपलसरी कर दिया गया। कोई बच्ची बिना हिजाब के घर से नहीं निकल सकती और इस्लाम के मुताबिक एक मर्द 4 बीवियों से शादी कर सकता है। लड़कियों के लिए शादी की उम्र महज 13 साल और लड़कों के लिए 15 कर दी गई, ताकि कम उम्र में ही लोग शादी करके बच्चे पैदा करने शुरू कर दें। यानी बच्चों की तरबिया और एजुकेशन से कोई मतलब नहीं, आप सिर्फ उम्मतियों की तादाद बढ़ाइए। ईरान में शादी के बाद औरतों को जॉब करना सख्त बना है और जो गैर शादीशुदा बच्चियां हैं उनको जॉब करने से पहले घर वालों की परमिशन ज़रूरी है। लड़के को 15 और लड़की को 9 साल की उम्र में अपराधी पकड़े जाने पर कानूनी सज़ा है ईरान में। और इसके बाद भी दावा किया जाता है कि इस्लाम तो मर्द और औरत को बराबर के हक देता है। अब ईरान की बात हो रही है तो आपको मज़हबों के डबल स्टैंडर्ड का भी एक और एग्जाम्पल मिलेगा। यहाँ आपको मज़हबों की मोरालिटी और इंसानियत की मोरालिटी में फ़र्क पता चलेगा। कहते हैं कि इस्लाम में जिना हराम है और जिना क्या होगा वो ये लोग खुद डिसाइड करते हैं। जब लिबरल्स और एथीस्ट लोग बिना शादी के आपसी सहमति से लिव इन रिलेशन में रहते हैं और सेक्स करते हैं तो ये लोग इसे जिना कह देते हैं।
जबकि बात अगर बांदियाँ लौंडिया रखने की हो या मुताह निकाह की हो तो ये जायज़ होता है। ईरान में मुताह निकाह जायज़ है। इस निकाह में एक मर्द महज चंद दिन या चंद घंटों के लिए किसी भी औरत से शादी कर सकता है, मतलब कुछ दिन का लिव इन रिलेशन, जो इस्लाम के लिहाज से पाक और साफ रिश्ता है। और अब एक और एग्जाम्पल देखिए इनके मोरालिटी को बदलने का। ईरान वो देश है जहां एक बाप अपनी गोद ली हुई बच्ची से शादी कर सकता है, फिर चाहे बाप की उम्र 50 साल और बेटी की उम्र 13 साल ही क्यों ना हो। मतलब अगर आप बे औलाद हो और आप एक बच्ची को गोद लेकर उसको बेटी की तरह पढ़ाएं, लिखाएं, पाले पोसें और बड़ा करें, और जब वो 13 की हो जाए तो आप उससे शादी कर लें। और फिर ऐसे लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि एथीस्ट और लिबरल्स लोग बेहयाई को प्रमोट करते हैं। बेहयाई आपकी हदीसों में कूट कूट के किस तरह भरी है, ये साबित करने के लिए इस पर बहुत जल्द मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आइए और जानते हैं ईरान के बारे में। ईरान एक देश है जहां वर्ल्ड का चौथा सबसे बड़ा तेल का भंडार है, जो पूरे वर्ल्ड का 10% है, और यहाँ पूरे वर्ल्ड का सेकंड सबसे बड़ा गैस का भंडार है। फिर भी इनकी बदनसीबी का आलम यह है कि ये देश कभी पनप ही नहीं पाया, और हर चीज में ईरान ऑल कंट्रीज की लिस्ट में बॉटम में आता है। और ये तो होना ही था, क्योंकि इस्लाम जहां जहां जाता है वहां के हालात बद से बदतर होते जाते हैं। इसके न जाने कितने एग्जाम्पल हमें दुनिया में मिल जाएंगे। और ऐसा नहीं है मैं सिर्फ ईरान की बात कर रहा हूँ तो बाकी मुस्लिम कंट्री के बहुत अच्छे हालात हैं, बल्कि हर मुस्लिम कंट्री जाहिलियत में एक दूसरे को कंपटीशन देती है। पूरे मिडिल ईस्ट में शिया वर्सेस सुन्नी चल रहा है, या और भी कई ग्रुप आपस में लड़ रहे हैं। हर जगह ये लड़ाइयाँ चल रही हैं और सिर्फ मासूमों की जान जा रही है। सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, यमन, बहरीन, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, सऊदी, इन तमाम के तमाम पर मैं एक वीडियो में एक छोटी सी यहूदी कंट्री इजराइल का कंपटीशन कराऊंगा। और इसके लिए मैं जानता हूं कि मुझे इजराइल का एजेंट कहा जाएगा, क्योंकि इस्लाम में यहूदी लोगों के लिए जो नफरत भरी पड़ी है, उसी नफरत से इन्फ्लुएंस्ड होकर मुस्लिम लोग अक्सर कहते हैं कि जफर जैसे लोगों को इजराइल सपोर्ट करता है। जबकि सच ये है कि इजराइल ने बहुत तरक्की की है, क्योंकि उन्होंने अपने मजहब को इतना सीरियसली नहीं लिया जितना कि साइंस को लिया। और इस्लामिक कंट्रीज का इतना पीछे रह जाने का रीजन यही है कि इस्लाम में साइंस को जगह ना देकर झूठी कहानियां और फर्जी किताबों को तरजीह दी गई। जहां इजराइल और अमेरिका जैसे देश कोरोना की वैक्सीन बनाने में अपना वक्त, मेहनत और पैसा लगा रहे हैं, वहां ये लोग सिर्फ और सिर्फ दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़कर यहूदी और ईसाइयों को लानत करते हैं और फिर AK-47 लेके आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं। तो ये है इंकलाब इस्लामी, जिसने इंसानियत को बहुत नुकसान पहुंचाया और पूरी दुनिया को कई साल पीछे लाकर खड़ा कर दिया। मगर कहा जाता है कि जब अंधेरा घना हो तो समझो कि रोशनी का वक्त आ गया। इस्लाम के आने पर बर्बाद हो जाने की दास्तां कई देशों की है, मगर ईरान को मैंने इसलिए ही चुना था क्योंकि इस्लाम के खिलाफ इंकलाब शायद वहीं से शुरू हो जाए। क्योंकि अभी रिसेंट में एक ऐसे सर्वे रिपोर्ट सामने आई जो बहुत चौंका देने वाली है और बहुत पॉजिटिव है। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि वहाँ के लोगों को शायद इस्लाम की सच्चाई धीरे धीरे ही सही मगर मालूम हो रही है और वो इसे छोड़ भी रहे हैं। हो सकता है ये पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाए और सभी धीरे धीरे इसमें जुड़कर इंसानियत के लिए आगे आने लगे। तो देखते हैं क्या कहती है ये रिपोर्ट। ये ईरान का एक रिसेंट सर्वे है जिसमें काफी हैरान कर देने वाले फैक्ट सामने आए हैं। ईरान की टोटल पॉपुलेशन का 99% से भी ज्यादा लोगों का मुसलमान होने का दावा था, पर अकॉर्डिंग टू रिसेंट सर्वे 78% गॉड में बिलीव करते हैं और उसमें से केवल 32% अपने आप को शिया मानते हैं और उसमें भी केवल 26% बिलीव करते हैं कि इमाम मेहंदी आएंगे और दुनिया को बचाएंगे। ये शियाओं की एक सुपरस्टिशन सोच है जिसे मैं किसी और वीडियो में ठीक से एक्सप्लेन करूंगा। 22% अपने आप को मजहबी नहीं मानते और 9% अपने आप को एथीस्ट मानते हैं। अब कुछ और फैक्ट्स देखते हैं इस रिपोर्ट के। पहले आधी पॉपुलेशन बिलीव करती थी पर अब नहीं, और 6% किसी न्यू रिलीजन में भी कन्वर्ट हो गए हैं। 61% लोगों में से 60% डेली की नमाज दुआएं नहीं करते जो रिलीजियस फैमिली में पैदा हुए थे। सर्वे में पार्टिसिपेट करने वालों में से 68% को लगता है कि कानून मजहब के बेस पर नहीं होना चाहिए। 71% को लगता है कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को खुद अपने फंड का इंतजाम करना चाहिए। 42% को लगता है कि पब्लिक प्लेसेस पर मजहबों का प्रमोशन नहीं होना चाहिए। कुछ तो बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, जैसे 73% को लगता है कि ज़बरदस्ती का हिजाब मतलब कि बुर्खा नहीं थोपा जाना चाहिए, जबकि 58% तो इसे पसंद ही नहीं करते। तो अब लोग समझ रहे हैं कि मजहब सिर्फ और सिर्फ एक झूठ है और वो लोग भी खुलकर अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। इंसानियत अभी एक पिंजरे में कैद है, लेकिन उसे पता चल गया है कि ये पिंजरा ही दुनिया नहीं है।
बल्कि दुनिया बहुत बड़ी और बहुत खूबसूरत है। बहुत जल्दी ये पिंजरा टूटेगा और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत और इंसानियत होगी। वो वक्त दूर नहीं जब लोग इस बात को जानने के साथ साथ मानने भी लगेंगे कि पूरी दुनिया के लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कोई अलग नहीं। और फिर सब मिलकर इस दुनिया को भी बचाएंगे और इंसानियत को हमेशा बचाए रखने के लिए तारों के बीच और भी दूसरी दुनिया को भी तलाश करेंगे, ताकि इस दुनिया पर फ्यूचर में कोई खतरा हो तो इंसानियत को दूसरे प्लैनेट्स पर भेजकर नेचर की इस अनमोल क्रिएशन को बचाया जा सके। तो आप भी मेरा साथ दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके मजहबों के चंगुल से इंसानियत को बचाएं। बाकी आज के एपिसोड में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद। साइंस हाफिज।